अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, दो बार कैसे आ गया? चलो ये देखो, ये इन दिस डायग्राम वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एसआर एंड एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 30 डिग्री एंड 60। यहां पे सुनना क्या बोलेगा वो, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन में फ्रेम कर देगा कि पी क्यू जो है ये लाइट हाउस है, ठीक है, और एक शिप है जो यहां पे था पहले, इनिशियली पहले वो एस पे था, या बोट है या शिप है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। थोड़ी देर के लिए इसकी तरफ गया, लाइट हाउस की तरफ गया, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थोड़ी देर के बाद 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो बताओ ये एस आर का लेंथ कितना है, या कभी कभी ये भी बोल देगा कि बताओ 1 घंटे के बाद इतना हो गया, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ। तो अब तुम्हें ये एस आर फाइंड करना है। फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, यहां लगेगा, दूसरा ये बना है, यहां लगेगा tan थीटा, और इन दोनों में tan थीटा लगाने के बाद आपको एस आर फाइंड आउट करके बताना है। फटाफट करके बता दो। 100 जो है वो लाइट हाउस का हाइट है, लाइट हाउस का जो हाइट है दैट इज 100। फटाफट गलत करके बताओ यार, क्या आ रहा है? 200/√3। आ गया, सबका ही आ गया क्या? (100√3 - 100/√3 करना है? 200/√3। कितने लोगों से हो गया सॉल्व? गुड। बाकी सब लोग जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ यार, पेन भी दिमाग के साथ साथ, क्योंकि दिमाग तो मैंने चला ही दिया है, अब तुम्हें सिर्फ पेन चलाना है। ट्राइंगल पी क्यू एस में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एस क्यू। तो जब आप यहां से एस क्यू का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 100√3। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल में जाओ, ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो जब आप पी क्यू आर में जाओगे तो डालोगे tan 60 डिग्री, वो आएगा 100/RQ या QR। तो यहां से जो QR का वैल्यू आ रहा होगा वो आ जाएगा 100/√3। अब हमें क्या निकालना है, SR। तो SR हमें कैसे मिलेगा, SR हमें मिलेगा 100√3 माइनस 100/√3। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जब RQ वाला सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अब बस इधर एलसीएम ले लो, तो 100 कॉमन निकालो, दिस विल बी √3 माइनस 1/√3, और जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100 यहाँ रहेगा, और ये आ रहा होगा √3, 200/, इज दैट क्लियर? आ रहा है यार, सबको समझ में आ रहा है? देखो ये डायग्राम दिया हुआ उसने, और यहां पे उसने एंगल ऑफ एलिवेशंस भी दिए हुए। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो वो कुछ ऐसे बोल देता है कि एक बिल्डिंग है और एक वो बोल देगा हिल है या टावर है, दो ऐसी चीजें बोल देगा कि सपोज एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, और टावर का हाइट दिया हुआ 100 मीटर सपोज, और बिल्डिंग का हाइट हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, और क्या बोल रहा है कि जब हम टावर के बॉटम से बिल्डिंग को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर को देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है, 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। होपफुली आप बता सकते हो, ये बता सकते हो ना, जल्दी बताओ क्या होगी। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा मैंने आपको बता दिया है, सबको समझ में आ रहा है ना कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा। 100/3 कैसे आ रहा है, 100/3? पहले हम लोग बेस निकालेंगे,
बाय यूजिंग tan 60 डिग्री। तो जब आप tan 60 डिग्री करोगे तो tan 60 डिग्री में क्या आ जाएगा, ये आएगा 100 और डिवाइडेड बाय BC। तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री, दैट इज √3। अब ऐसे ही हम वहां जाएंगे तो उसके लिए लगाएंगे हम tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, PB यानी कि H डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना आया था, 100 बाय √3। ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है कि 1/√3 होता है, और इधर क्या आ रहा है, h√3 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/3। यार ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना वहां पे, जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाना है। बल्कि यहाँ ट्राइंगल्स के नाम डाल दो तो और ज्यादा अच्छा है कि कौन से ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं। क्या क्या, हाँ बिल्कुल पूरा प्रोसेस देखते हो आपका, इंडिविजुअली देते हैं क्वेश्चन। जैसे बोर्ड में आप लिखते हो ना, वैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा, तो मैं ये tan 60 डिग्री जब दिखा रहा हूं तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में पहले मैंने ये लिखा लगाया, और फिर वो है PBC, ट्राइंगल PBC, वहां पे मैंने ये लगाया। ये आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हाँ हाँ हाँ, देखो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी बेसिक सबने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है? कोई ऐसा जिसको प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता हो? सबको पता है थोड़ा बहुत है? अगर नहीं पता है तो ये आपको समझ में आने के चांसेस बहुत कम है। तो आप जब प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे उसके बाद ये लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक थोड़ा बहुत सबको पता होना चाहिए। कौन है मेहरान? यार अपना माइक म्यूट कर दो भाई, तुम्हारे यहां से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आप क्या करोगे, दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, जस्ट रेज योर हैंड। जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है, यस सर 5, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। दो ऐसे इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स जिनका यूनियन करने के बाद पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, सैंपल स्पेस आ जाता है। वो ऐसे दो तीन इवेंट्स जिनको अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? आप देखो पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं, मतलब एक सेकंड, पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि ये जो थ्योरम बनती है ये किस तरीके की थ्योरम होती है। यहां पे क्या होगा, तुम्हारे केस में 2 या 3 इवेंट दिए जाएंगे, ठीक है। कितने दिए जाएंगे, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे तुम्हारे केस में। लेकिन मैं जनरल लेकर के चल रहा हूं कि सपोज हमें दिए गए हैं n इवेंट्स, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। AN करने का मतलब क्या है कि मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। ये क्या है, ये है n इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव होने का मतलब क्या है कि इनका सबका अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस बन करके आ जाएगा। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहां पे डायग्राम में, तो ये कुछ ऐसा होगा, A1 ये है, तो A2 ये है, A3 ये है, एंड सो ऑन AN। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये AN। इनमें कहीं A1 A2 में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, A2 A3 में किसी में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन सबका अगर हम यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो। ठीक है, एक इवेंट ऐसा होगा B जो इन सब के साथ हो सकता है। B कैन अकर विद A1 और A2 और A3 और इन सब के साथ हो सकता है। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जब भी ये हो रहा होगा
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 ये हमें पता होगा, बी गिवन A2 ये हमें पता होगा। ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें पहले से ही पता, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें पहले से ही पता होगी। अब वो आपसे बोलेगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है। क्या बोलेगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला पता है? अगर आपसे कोई ये बोलता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं कि अगर हमें बी इंटरसेक्शन ए निकालना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब जब आपसे वो बोल रहा है यहां पे, इसमें क्वेश्चन क्या देगा? इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो हमें याद रखना है, दिस वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। अब देखो बी कौन सा इवेंट है? ये जो इवेंट है यही तो बी है, ये। और ये बी हमें कैसे मिल रहा है? ये थोड़ा सा इसके साथ मिल रहा है, फिर थोड़ा सा इसके साथ मिल रहा है, फिर थोड़ा सा इसके साथ मिल रहा है, फिर इसके साथ मिल रहा है, एंड सो ऑन, सबके साथ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। ये जो थोड़ा सा इसके साथ मिल रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट जो मिल रहा है, क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये A1 और B का इंटरसेक्शन है? A1 और B में जो कॉमन आ रहा है वही तो है ये। यानी कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करनी होगी तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज A1 इंटरसेक्शन B प्लस A2 इंटरसेक्शन B प्लस A3 इंटरसेक्शन B एंड सो ऑन AN इंटरसेक्शन B। ऐसा बोला जा सकता है कि देखो ये हमने एक इंटरसेक्शन निकाला, इसी तरीके से आप क्या करोगे, ये वाला दूसरा इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर इसी तरीके से क्या करोगे, ये तीसरा वाला इंटरसेक्शन निकाल लो, एंड सो ऑन, ये सारे इंटरसेक्शन निकालोगे और सबको ऐड कर दो। ये कर सकते हो या नहीं? अब मैं ये यूज करने वाला हूं। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है कि ये इवेंट्स है, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमें गिवन है, ये सब गिवन है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब गिवन है। और बी तो गिवन है, यहां पे बी तो गिवन है, लेकिन बी का प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है। ये पता है कि बी A1 में कितना हो रहा है, A2 में कितना हो रहा है। तो अगर मैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दूं, यहां पे ध्यान से देखना, तो A1 इंटरसेक्शन B, जैसे यहां लगाऊंगा तो उसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो उसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कि P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B गिवन A1। इधर लेकर के जाओ, A की जगह A1 रख के देखो। इसी तरीके से दूसरा वाला देखोगे तो P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B गिवन A2 एंड सो ऑन, P ऑफ AN इंटू P ऑफ B गिवन। यस सुनो, ये जो आया ना, ये यहां से आया कंडीशनल। मैंने निकाला है A1 इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B गिवन, फिर P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B गिवन A2। यस और ठीक है। अब बहुत लोगों को ये चीज शायद समझ में नहीं आ रही होगी या कम समझ में आ रही होगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने प्रॉपरली इवेंट तो तुम्हें दिखाए हैं नहीं, मैंने तो बस A1 A2 A3 बता दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि A1 A2 A3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो कैसे रहे, और B इनके साथ में अगर कैसे हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, इसको करने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या बोलता है? चलो ट्री डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे इसको ना सेलेक्ट करके थोड़ा साइड में रखता हूं कि मैं तुम्हें ट्री डायग्राम यहां रख दिया, और थोड़ा छोटा भी है, छोटा नहीं। चलो ठीक है, ऐसा ही कर दिया मैंने। और अब मैं तुम्हें ट्री डायग्राम दिखा रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला, या तो A1 होगा
या A2 होगा या A3 होगा या A4 होगा, ऐसे ही तो है। A1 A2 एक साथ तो नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो देखना हो कैसे रहा है, या तो A1 होगा या फिर A2 होगा या फिर A3 होगा एंड सो ऑन AN होगा, ये तो हो रहा है। और B कैसे हो सकता है, A1 के होने के साथ भी B हो सकता है, A2 के साथ भी B हो सकता है, A3 के साथ भी B हो सकता है। तो जब A1 के साथ में B हो रहा होगा, एक तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, B गिवन A1, A1 हो चुका उसमें। A2 के साथ में हो रहा होगा तो B गिवन, A3 के साथ में हो रहा होगा तो B गिवन एंड सो ऑन B गिवन AN, ये तो हो रहा है। अब ये सब कुछ हम B के लिए ही निकाल रहे थे कि B कैसे कैसे हो सकता है, A1 हो और उसमें हो जाए, A2 हो और उसमें हो जाए, A3 हो और उसमें हो जाए, ऐसे ही हो रहा है। अब यहां पे देखना, अगर हम इस पाथ से चल रहे हैं तो B की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पहले तो A1 होना चाहिए, A1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ A1, और उसमें जब B हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। अब फिर क्या होगा, A2 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, और फिर B उसमें हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन, सबको ऐड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगी। इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बाय ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम समझना बहुत आसान काम होता है और ट्री डायग्राम से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो भी जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो तुम्हें थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन पहले बनाते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन बाद में बनाते हैं। आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दो बैचेस हैं, एक है क्लास 11th का और एक है क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 11th के में है हमारे पास 50 बच्चे, जिसमें से 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट, और क्लास 12th में हमारे पास 50 बच्चे जिसमें से 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, क्लास 11th को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है, क्लास 11th को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, और अगर क्लास 11th सिलेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली क्लास 12 सिलेक्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12 क्या हो गया, 2/3। मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, 1/3 वैसे नहीं है कि यहां से कुछ निकला है, ये मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है, डेटा गिवन है ऑलरेडी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्लास 12 सिलेक्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी 2/3 होगी। मैं इसको 1/4 भी रख सकता था, 1/2 भी रख सकता था, दैट इज माई चॉइस। जो क्वेश्चन बना रहा वो बताएगा और कोई। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब जब आप इसको ट्री डायग्राम के थ्रू करोगे, पहले तो ये समझ लो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कौन है, 11th का सिलेक्शन और 12th का सिलेक्शन। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि या तो 11th सिलेक्ट होगा या फिर 12th, दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं। 11th के बच्चे अलग है, 12th के अलग है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और जब दोनों को एक साथ ले लोगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, मतलब एग्जॉस्टिव भी हो गया। बात समझ में आ गई। तो जब आप ट्री डायग्राम में जाओगे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जब आपको सिलेक्ट करना है तो आप क्या बोलोगे कि एक काम करते हैं, या तो पहले 11th क्लास सेलेक्ट करें और फिर वहां से ब्रिलियंट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर हम 12th क्लास सेलेक्ट करें और वहां से ब्रिलियंट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया जाए। अब 11th के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, और 12th की क्या है, 2/3। 11th क्लास के अंदर डेटा दिया हुआ है, 50 बच्चे हैं जिसमें से 5 ही ब्रिलियंट है, तो 11th क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 5/50, यही है ना।
तो अगर हम इधर से आएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3 इंटू 5/50। और 12th क्लास में 8/50, क्योंकि 8 ब्रिलियंट है, 50 टोटल है। तो जब आप यहां से आओगे तो क्या आएगा 2/3 इंटू, अब हमसे वो बोल रहा है टोटल की, मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब आप निकालोगे कि भैया ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए हमें निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, दिस यानी कि 5/150 प्लस दिस यानी कि 16/150। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 5 = 21, 150। अब ये 3 से क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको कैसे किया गया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या था, और वो इवेंट जो दोनों के साथ में हो रहा है, जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का सिलेक्शन यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ रही, कोई डाउट है किसी को यहां तक? एक बार आराम से देख लो अच्छी तरीके से, कुछ नोट वोट करना हो तो नोट कर लो। देखो ऐसे जब क्वेश्चन करने होते थे ना, मैं इसके साथ में जितनी कहानी लिख सकता था सब लिख देता था, क्योंकि टीचर तो क्या करता है, वो बोल करके चला जाता है, और टीचर को सारी चीजें पहले से आती भी है, मुझे नहीं आती थी। तो मैं ये सब लिख लेता था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है ये, कि 11th और 12th क्लास का सिलेक्शन, क्योंकि अगर 11th सिलेक्ट होगा तो 12th नहीं होगा, 12th होगा तो 11th नहीं होगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद 1 आ रही है, इसलिए एग्जॉस्टिव भी हो गया है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट का सिलेक्शन एक ऐसा केस है जो दोनों के साथ में हो रहा है, तो वो अपना दूसरा वाला इवेंट हो गया। फिर उसके बाद ये ट्री कैसे बना, या तो हम 11 से जाएंगे या 12 से जाएंगे, सारी स्टोरी जो लिखना चाहते हो वो लिख डालो, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना आए। ये वाले क्वेश्चन अभी बहुत पूछे जा रहे हैं, सॉल्व करवाएंगे एकदम ऐसे ही। यस, हो गया। हो गया, सभी लोगों से हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, सॉल्व करके बताना है मुझे। हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। ठीक है, बॉक्स ए में है 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल, यहां पे है 4 रेड 1 ग्रीन बॉल, और यहां पे है 3 रेड एंड 2 ग्रीन। ठीक है, बॉक्स ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए इज 1/2, probability of selection of B is 1/4, and probability of selection of C is 1/4। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बॉक्स सिलेक्ट किए गए और फिर उसमें से एक बॉल सिलेक्ट करी है हमने। अब बॉल इज सिलेक्टेड, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड, सिलेक्टेड बॉल इज रेड, ये तुम्हें फाइंड आउट करना। हाँ, मतलब पहले एक बॉक्स सिलेक्ट किया गया, यहां पे वो लिखा होगा कि फर्स्ट वी हैव सिलेक्टेड अ बॉक्स एंड देन वी हैव सिलेक्टेड अ बॉल, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड।
11/20। चलो भाई कंफर्म करो जल्दी से सभी लोग। कितने लोगों का आ गया आंसर 11/20? काफी सारे लोग हैं यार 11/20 तक पहुंच गए। आयुष तूने तो छाप लिया होगा साइड वाले का। अच्छा वो यूट्यूब वाले सॉल्व करने के लिए तुम 5 मिनट 10 मिनट आराम से ले सकते हो। और अगर गलत भी, हाँ, और गलत भी करके जाओगे वो देख करके तुम्हें कभी कभी ये भी चांस देते कि भाई तेरा क्वेश्चन गलत है, इसको ठीक करके ला। तुम तब भी नहीं ले करके गए तो फिर बोलेगा कि ठीक है जाओ बाद में आना। कभी कभी वो लोग मेहरबान होते हैं तो कह देते हैं कि आईएमयू के बाद में ही आ जाना, हम देख लेंगे, रैंक लेकर के आना। नहीं मेहरबान होते हैं, अगर तुमने इम्प्रेस नहीं किया उनको तो वो कह देंगे फिर बाद में आना, 6 महीने के बाद आना। हाँ भाई अब तक तो सबसे हो गया होगा यार। कोई अगर ऐसा बच रहा हो अभी नहीं हुआ। ट्री बनाया तूने? अगर तूने ट्री बनाया होगा, देखो हमें रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, रेड बॉल सिलेक्ट करनी है ना, तो रेड बॉल सिलेक्ट करने के लिए हम बॉक्स ए से जाकर के रेड बॉल निकाल सकते हैं, बॉक्स बी से जाकर के रेड बॉल निकाल सकते हैं, या फिर बॉक्स सी से जाकर के रेड बॉल निकाल सकते हैं। बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी हाफ और ए में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। ए में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। बॉक्स बी से निकाल सकते हो तो बी में क्या है? 4/5। और बॉक्स सी की प्रोबेबिलिटी है और सी में से निकालोगे तो 3/5। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा होगा 2/10। यहां से करोगे तो कितना आ रहा होगा? 4/20। यहां से करोगे तो कितना होगा? 3/20। तो इसको भी चाहो तो ऐसे 4/20 लिख लो ताकि ऐड करने में आसानी रहे। हो गया? हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो बेस थ्योरम है उसके सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल कर करके जाने, कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके जाने विद एग्जांपल। यहां पे रेड बॉल कितनी है और टोटल कितनी है? बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, तुम्हें उनकी बातें सुननी है और वो डेटा नोट डाउन करते जाना वहां पे। नहीं वो क्यों करेक्ट करेंगे डायग्राम, तुम्हें सही बनाना है यार उनकी बात सुन करके। तुम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, वो ये फिर से रिपीट कर देगा, लेकिन वो डायग्राम तुम्हारा नहीं बनाने के। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम क्या होगा? इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। स्टोरी पूरी वही है। यहां पे क्या है कि भाई A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये होगा, एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। मतलब जो पहले में था वही सब कुछ यहां पे भी है। बी कैन अकर विद एनी ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ दीज इवेंट्स, इनमें से किसी के साथ में भी वो अकर कर सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2, ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज है ये भी क्या है? दीज प्रोबेबिलिटीज आर नोन। सारा डेटा वही है, जैसा वहां था वैसा यहां पे सारा डेटा। अब वहां पे वो क्या बोलता था लास्ट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे क्वेश्चन कैसा बनाएगा? यहां पे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी हो चुका है, बी हो चुका है। अब तुम्हें फाइंड करना होगा कि बी के होने के बाद वो A1 के थ्रू हुआ है या A2 के थ्रू हुआ है या A3 के थ्रू हुआ है, ये फाइंड करना। तो ऐसा हो सकता है कि बोलते कि देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B।
मतलब बी हो चुका है। अब उसमें A1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो यहां पे जो दिया हुआ वो क्या है, ए बी गिवन A1, यहां क्या पूछ रहा है, A1 गिवन बी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे पहले ही बोल देगा कि बी हो चुका है, अब वो बोलेगा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो A1 के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको वो वाली चीज समझ में आ गई तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर हमें निकालना है P ऑफ A1 गिवन B, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। यही तो था कंडीशनल, यही तो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और A1 इंटरसेक्शन B तो हमें पहले ही पता था कि ये था P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B गिवन A1, ये हमने पहले भी निकाल रखा था, डिवाइडेड बाय PB। अब तुम्हें हो सकता है कि लगे सर ये तो फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपने पहले बताया तो होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप जा सकते हो ट्री डायग्राम के थ्रू। ध्यान से सुनना, बी कैसे अगर कर रहा था, बी हो रहा था कि या तो A1 के साथ में हो जाए B, या फिर A2 के साथ में हो जाए B, या फिर A3 के साथ में हो जाए, पहले A3 और फिर A3 गिवन B, ऐसा ही हो रहा था ना। एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, AN, एंड यहाँ पे क्या आएगा, AN गिवन B। तो जब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि P ऑफ A1 एंड इधर क्या आ रहा था, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने उल्टा लिख दिया सारा कुछ। A1 हो जाए और फिर B जो है A1 के होने के बाद, B जो है A2 होने के बाद, B जो है वो A3 होने के बाद। तो जब मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटीज निकाली थी तो मैंने क्या बोला था कि P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B गिवन A1, फिर P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B गिवन, फिर P ऑफ A3 इंटू P ऑफ B गिवन A3, एंड सो ऑन P ऑफ AN इंटू P ऑफ B गिवन AN। यही बातें हुई थी। जब टोटल निकालना था तो हमने क्या बोला था, सबको ऐड कर दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, PB, वहां से PB आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि PB का निकालना है, मैं क्या बोल रहा हूं, B तो हो ही चुका है, मतलब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, B हो चुका है, मतलब ये तो सब कुछ हो ही चुका है। अब आपका जो सैंपल स्पेस बन गया है वो कौन बन गया है, ये जो हमारा नया सैंपल स्पेस बना है, वो नया सैंपल स्पेस कौन बन गया है, वो बन गया है ये पूरा। वो क्या बोल रहा है कि B तो हो ही चुका है, यानी ये बन गया नया सैंपल स्पेस। अब बताओ कि A1 गिवन B क्या है, मतलब B जो हुआ है वो A1 के थ्रू है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फेवरेबल केस। तो हम क्या बोलेंगे, दिस डिवाइडेड बाय टोटल। यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस डिवाइडेड बाय, समझ में आ रही है बात। अब वो A1 के थ्रू पूछे, A2 के थ्रू पूछे, चलो अच्छा, अभी तुम्हें हो सकता है फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, क्वेश्चन को देख, सेम क्वेश्चन। पहले मैंने क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर रहा हूं दूसरे तरीके से, सेम सारा डेटा सेम है। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 11th। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है। तो अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हमारे पास जो टोटल केस आ गया वो कौन सा है, वो तो ये वाला है, ये टोटल है, और 11th से निकालना है तो ये क्या हो गया, ये हो गया फेवरेबल। तो आप क्या बोलोगे, दिस डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर हुआ। जो नेक्स्ट पेज पे हमें निकालना है वो क्या है, दिस डिवाइडेड बाय टोटल। अगर वो 11th क्लास के लिए पूछ रहा है तो यहां से जाओगे, 12th के लिए पूछ रहा होगा तो यहां से जाओगे। तो जब आप 11th के लिए जाओगे तो क्या आ रहा है, 5/150। जब हमें ये निकालना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 11th क्लास गिवन ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आप क्या बोलोगे कि 5/150 डिवाइडेड बाय 21/150।
150, ये दोनों कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5 डिवाइडेड बाय 20। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट का जो स्टेटमेंट है ना वो बदल देता है। या तो पूछ रहा होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तब तो आपको क्या लगाना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या फिर वो उल्टा बोलेगा, क्या बोलेगा ब्रिलियंट स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 11th। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट इज ऑलरेडी देयर, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 11th बाय दिस। ये समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट है किसी को? पक्का? हाँ, ये वाला यहां देखो, ब्रिलियंट स्टूडेंट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है पूरी, है ना, और 11th क्लास से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल केस ये है, फेवरेबल केस ये है। प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या बोलोगे, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इज इट? यस और नो? आप देखो इसमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पहले क्या था, यू हैव मैंने क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, और रेड बॉल इज सिलेक्टेड, a red ball is selected, find the probability that it is from बॉक्स ए कर लो, या मैं बॉक्स बी कर दे रहा हूं, चलो फ्रॉम बॉक्स बी, ठीक है, किसी से भी निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते। तो अब आपको क्लियरली यहां पे दिखाई पड़ रहा है, आप क्या बोलोगे, दिस डिवाइडेड बाय टोटल, फोर बाय 20 अपॉन 11 बाय 20 करोगे तो क्या आ जाएगा 4/11। सबको समझ